सर मैं ना कुछ चीजें मेरे पास और भी हैं, मैं उसके उसके जरिए से भी जो है ना करूंगा, इसको एलैबोरेट ओके, करने की आप कोशिश जिस करूंगा। जिस तरह आप इजी 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 आप करते हैं। ये जी आपके असाइनमेंट मैंने ना ओपन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद राशिद नवाज है, सेकंड जी सेमेस्टर जी, से हूँ। ठीक हो गया जी आप। और टॉपिक जो है ना वो 18th अमेंडमेंट, इट्स हम्म, challenges एंड कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया जी। तो इसकी इसकी मैं थोड़ी सी जो है ना वो हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ जी कि जरूर जरूर। फेडरलिज्म जो है ना, फेडरलिज्म उसमें ये होता है कि जो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। अब ये फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम जो है ना, ये दो। अ, आपकी आवाज बंद आ हो रही रही है है। आ रही है आ रही है। आ रही है। जी राशिद भाई सर। आ रही है हमें आ आवाज। रही सर, आ रही है सर। अच्छा सर, इसमें जो है ना होमोजीनियस सोसाइटीज और हेटेरोजीनियस सोसाइटी दो तरह की होती हैं। होमोजीनियस में जिसमें सेम कास्ट क्रीड और रिलीजन होता है, और हेटेरोजीनियस सोसाइटी जिसमें डिफरेंट कास्ट क्रीड एंड रिलीजन होता है। होमो होमोजीनियस सोसाइटीज उसमें यूनिटरी सिस्टम जो है ना वो सूटेबल होता है, और हेटेरोजीनियस सोसाइटी होते हैं उसमें फेडरलिज्म जो है ना वो सूटेबल होता है। अब फेडरलिज्म जो है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो ना कास्ट क्रीड और रिलीजन मतलब मिनोरिटीज वगैरह भी पाई जाती हैं। तो हमें जो सूटेबल है वो फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म जो होती है वो सेम जो है ना टेरिटरी वो दो गवर्नमेंट जो है ना, ये दो या तीन से वो गवर्न की जाती है। तो इसकी जो फेडरलिज्म की जो बेस है ना वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो होती है फेडरलिज्म की, ये बेस है। अब फेडरलिज्म की जो बेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उस हवाले से ही जो 18th अमेंडमेंट है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो हिस्ट्री है वो मुल्क की, वो शुरू से ही फेडरलिज्म मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम हमारा रहा है। तो इसमें इशू क्या था? इशू ये था कि जो हम मतलब कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना, ये शुरू से मसला रहा है हमारा। ये पावर ट्रांसफर जो है लोकल लेवल पे हमारे नहीं गई, जिसकी वजह से डालो फाका जो है हमें उसका फॉल ऑफ ढाका का सामना करना पड़ा। तो जब निचले लेवल तक जो है ना वो जाएगी ये पावर, तो उसमें क्या होगा कि जो है ना एक सर्टिफिकेशन जो है ना, और लोकल लेवल पे एक पार्टिसिपेशन होगी, जिससे वो एक अच्छा पार्टिसिपेशन से मौका मिलेगा सबको। तो मेन जो है ना करेक्टर, ये 18th अमेंडमेंट ये पास हुई है अप्रैल 2020 को। ये हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स है फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा पहले सिस्टम था सेंट्रलाइजेशन, तो फिर ये पावर जो है ना डिसेंट्रलाइज हुई है, प्रोविंसेस को गई है, जो कि बड़े अरसे से जो है ना ये एक दरीना ये मुतालबा था प्रोविंसेस का कि हमें जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना दी जाए। तो इसमें जो है ये क्या हुआ कि इसकी जो चेयर है वो पीपी के दौर में हुई है, और रजा रबानी खान साहब हैं, रजा रबानी, उन्होंने जो है ना चेयर किया है, और तकरीबन 400 घंटे जो है ना इस पे सर्व किए हैं, और 70 से ज्यादा जो है ना मीटिंग की है इस पे। ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो हिस्टोरिकल ये अमेंडमेंट जो है, ये हिस्टोरिकल अमेंडमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन में। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस किस जगह पे हुई है? सबसे पहले जो है ना 18th अमेंडमेंट जब ये इम्प्लीमेंट हुई है, उसका सबसे पहला एस्पेक्ट क्या हुआ है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है, ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है ना उसमें आ गया। ये पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म से पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है ना ट्रांसफर हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसकी नेचर जो है ना इस तरह की हो गई है। इसमें क्या हुआ था कि 17th अमेंडमेंट जो है ना वो खत्म की गई थी 18th अमेंडमेंट के जरिए से। उसमें क्या हुआ, जो 17th अमेंडमेंट पावर जो है ना ये ट्रांसफर हुई है प्रेसिडेंट से पीएम की तरफ। एग्जेक्टिव पावर जो है ये ट्रांसफर हुई है प्रेसिडेंट से पीएम की तरफ। दूसरा इसका तीसरा इसका पॉइंट ये था कि प्रेसिडेंशियल पावर जो है ना वो जो असेंबली को डिले कर देता था ये आफ्टर इलेक्शन, तो इसके अंदर वो जो है ना खत्म कर दी गई थी। प्रेसिडेंट जो है ना वो 21 दिन से ज्यादा जो है ना वो उसको डिले नहीं कर सकता था। अब इसके अंदर और क्या हुआ कि प्रोक्लेमिनेशन ऑफ एनर्जी जो है इमरजेंसी जो है ना, ये पहले प्रेसिडेंट वो लगा देता था।
अब उसको जो है 10 दिन के अंदर दोनों बोथ हाउसेस से पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब कि दोनों हाउसेस से उसको जो है ना वो अप्रूव कराना पड़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, एस्पेक्ट क्या हुआ है कि 58(2)(b जो आर्टिकल है वो इसके अंदर से वो डिलीट कर दिया गया था। उसके जरिए से क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था, उसकी पावर थी। अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर उसे लेकर ये उस वक्त जो है ना ये डिसॉल्व कर सकता है जब पीएम जो है ना पीएम रिकमेंडेशन देगा। अच्छा, एक और इसका जो है ना वो इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी जैसे गवर्नर, चेयरमैन। अच्छा सर, इसमें ये क्या हुआ था कि जो है ना 58(2)(b आर्टिकल वो डिलीट हुआ था। 58(2)(b आर्टिकल असल में है क्या था, प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देता था पहले, तो अब उसको जो है ना वो पीएम की रिकमेंडेशन पे उससे ये पावर जो है लेकर पीएम की रिकमेंडेशन पे अगर वो यूज कर सकेगा। 18th अमेंडमेंट के ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करता था, गवर्नर, चेयरमैन, एफपीएससी, आर्मी चीफ, ये अब ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम होगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट। जो की इंस्टीट्यूशन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और ये अपॉइंटमेंट ऑफ एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये ऑन द कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से ये प्रेसिडेंट जो है ना इनको अपॉइंट करेगा। और 18th अमेंडमेंट के जरिए से ये भी जो है ना इसके अंदर पावर दी गई, जो इलेक्शन कमिश्नर जो पहले खुद इस्तेमाल करता था अकेला बंदा पावर, अब ये पांचों लोग जो है ना वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई पावर जो है ना। इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो उसके अंदर खुद शामिल है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको जो है ना इलेक्शन कमिश्नर से पावर लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दी गई 18th अमेंडमेंट के जरिए से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है 175A आर्टिकल जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बनाया गया है इसके अंदर। ये इन्होंने करना क्या है, कमीशन ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना क्या है, इसके जरिए से जो बना है, इन्होंने जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस जो है ना उनको इन्होंने वो नॉमिनेट जो है ना करना है। तो नॉमिनेशन जो है ना यहीं से जो है ना जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बनेगी यहाँ से। तो ये आगे जाएगी और पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोथ हाउसेस के, सेनेट की और नेशनल असेंबली की, बोथ हाउसेस की ये असेंबली कमेटीज है ना इस रेलिवेंट, वो जो है ना इस पे अपना उलाया अमल देगी। ये 18th अमेंडमेंट के जरिए से ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है ना ये पार्लियामेंट की तरफ लेके आ गए। उसके बाद डिसेंट्रलाइजिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर लिस्ट जो है ना, पहले कंकरेंट लिस्ट जो है ना उसको अबॉलिश किया गया। अब फेडरल और प्रोविंसेस दो अलग अलग जो है ना अपनी वो कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेशन जो है ना वो खुद अपने लोकल लेवल पे जो है कर सकते थे। पहले फेडरल जो है ना करता था सब मामलात में, तो अब प्रोविंशियल लेवल को जो है ना कंकरेंट लिस्ट जो है ना उसके अंदर चंद एक इश्यूज थे, चंद एक जो है ना वो उस पर फेडरल जो है ना वो करता था। अब बहुत सारी जो चीजें जो है ना वो प्रोविंस को वो ट्रांसफर हो गई हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है ना वो सेपरेट कर दी गई हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो थी अंडर वन आर्टिकल 153 और 154, पीएम और चीफ मिनिस्टर इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए। और पीएम की जो ये जिम्मेदारी रखी गई है कि इसको जो है ना विद इन 30 डेज जब ये ओथ टेकिंग करेगा, पीएम करेगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो है ये काउंसिल ऑफ हाँ जी, आपकी आवाज फिर बंद हो गई है राशिद। एप्लीकेशन नेक्स्ट नहीं दी जाएगी। ये 18th अमेंडमेंट के जरिए से ये एक जो है ना चेंजिंग आई है कि पहले अगर उसको 100 अरब मिला है ना उसके हिस्से में आया है तो उसको 100 अरब से ज्यादा तो दे सकते हैं, 100 अरब से प्रोविंस को कम नहीं दे सकते। ये एक थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर आई है। अच्छा, उसके बाद सेनेट का रोल जो है ना वो जो है ये बहुत सेनेट की वो जजेस को जो है ना अपॉइंट कर सकती थी, पहले नेशनल असेंबली की करती थी, फिर अब जो है ना 18th अमेंडमेंट के बाद ये सेनेट की कमेटी जो है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई।
उसके बाद जो है ना ये 18th अमेंडमेंट के जरिए से प्रोविंसेस के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी ओनरशिप दे दी, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद ये टैक्स जो ट्रांसफर जो है प्रोविंशियल हेड्स, इसके टैक्स जो है ना उन ट्रांसफर किए गए 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल को। सेल टैक्स जो पहले था ये फेडरल का, नहीं ऐसे नहीं उसको करना, ये जो लाइंस लगा रहे हैं उसको प्लीज ऐसे ना करें। फेडरल टैक्स जो सेल टैक्स जो पहले फेडरल टैक्स था उसको अब इन्होंने कन्वर्ट करके प्रोविंशियल जो है ना वो कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी जो ऑयल वेल्स पे वो जो इकट्ठा उसको जो है ना एक्साइज ड्यूटी जो पहले सिर्फ गैस पे देते थे, अब उन्होंने ऑयल वेल जो है ना उस पे एक्साइज ड्यूटी जो फेडरल कलेक्ट करता था, अब वो जिस प्रोविंस से वो ऑयल वेल जो है निकल रहा है और तो उसको वो एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो पे करेगा, पहले ऐसा नहीं था। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है ना ये इसमें ये थोड़ी सी 18th अमेंडमेंट के बाद चेंजिंग की गई कि को अब इन्होंने कन्वर्ट करके प्रोविंशियल जो है ना वो कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी जो ऑयल वेल्स पे वो जो इकट्ठा उसको जो है ना एक्साइज ड्यूटी जो पहले सिर्फ गैस पे देते थे, अब उन्होंने ऑयल वेल जो है ना उस पे एक्साइज ड्यूटी जो फेडरल कलेक्ट करता था, अब वो जिस प्रोविंस से वो ऑयल वेल जो है निकल रहा है और तो उसको वो एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो पे करेगा, पहले ऐसा नहीं था। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है ना ये इसमें ये थोड़ी सी 18th अमेंडमेंट के बाद चेंजिंग की गई कि जो प्रोविंसेस हैं उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्म से अगर कोई कर्जा चाहिए, लोन वगैरह चाहिए हो तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो उसको गारंटी देगी। अब प्रोविंस जो है वो मांग रहे हैं इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इसको 18th अमेंडमेंट को फुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया। राशिद भाई का माइक ऑफ हो गया है, आवाज खत्म हो गई है। अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना, ये अब दूसरी ये चैलेंज है इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट। ये उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है ना ये भी एक चैलेंज है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि प्रोविंसेस को तो इन्होंने जब वो ट्रांसफर कर दिए पावर, अब लोकल लेवल पे नीचे जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। पावर जो है ना वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है ना वो लोकल लेवल पे नीचे जो है ना 18th अमेंडमेंट के जरिए से अंडर जो है ना वो जानी चाहिए। अब ये भी एक उनके लिए चैलेंज है, लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो ऑल प्रोविंसेस में होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना ये केपी के इन्होंने NWFP इसको चेंज करके नाम जो है ना केपी के कर दिया है। जो हिंदको स्पीकिंग है वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपनी वो वॉइस रेजेस जो है ना पॉलिटिकली वो अपनी वॉइसेस जो है ना रेज कर रहे हैं कि आपने जो है ना NWFP खैबर पख्तूनख्वा ही रहने देते हैं। तो ये भी चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। अब साउथ पंजाब जो है ना ये एक नया सूबा उसकी डिमांड हो रही है। तो अब जो है ना साउथ पंजाब अगर उसे कह रहे सरायकिस्तान अगर बनेगा तो वो सराइकी बोलने वालों के लिए एक जो है ना वो प्रेजेंट कर जुबान बोलने वालों के लिए पंजाब जो है ना वो पंजाबी बोलने वालों का, सराइकिस्तान सराइकी बोलने वाले, हिंदू स्पीकिंग वाले जो है ना वो भी इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे कि जो है ना आपने अगर लैंग्वेज बेसिस पे वो नाम देने हैं तो फिर इसको NWFP रहने देते, केपी के जो है ना इसको ना करते। एक और फेडरल गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है 18th अमेंडमेंट के, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना फेडरल कैबिनेट और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ये इनको 75 साल से ये चला रहे हैं, मुल्क को जो है ना ये हैंडल कर रहे हैं। और जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी ज्यादा जो है वो ट्रेंड नहीं है इन चीजों को उस लेवल से चलाने में जितनी जो वो फेडरल लेवल पे है एडमिनिस्ट्रेशन। तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये भी चैलेंज है कि वो इसमें जो है ना कोऑपरेट करे, जैसे कि बलूचिस्तान की वो बजट बनाने के लिए कोऑपरेशन जो है ना फेडरल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये भी जो है ना ये चैलेंज है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जब उन्होंने पावर जो है ना वो नीचे डिसॉल्व कर दिया है। तो जो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बॉर्डर पे बन रहे होते हैं पंजाब और सिंध के, और इनके जो है ना ये प्रोजेक्ट जो बॉर्डरों पे होते हैं और दो प्रोविंसेस जब आपस में जो है ना वो झगड़ रहे होते हैं तो उनको जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट उन इश्यूज को पॉलिटिकली
वो रिजॉल्व कराने के लिए ये भी उनके लिए चैलेंज है। उसके बाद उनके जो इन्होंने मिनिस्ट्रीज जो है ना वो ट्रांसफर कर दी है 18th अमेंडमेंट के जरिए से, फेडरल जो है ना वो उन्होंने प्रोविंशियल में ले आए हैं। अब जब उन्होंने ऊपर से ले आए नीचे, तो उनके जो जो असासाजात हैं, एसेट्स हैं उन मिनिस्ट्रीज के, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन के, उनके एसेट जो है ना वो भी उनको ट्रांसफर किए जाएं। अच्छा, एक और जो है ना आर्टिकल 152 बी अनु कंकरेंट लिस्ट अंडर 18th अमेंडमेंट ये क्रिएट हुई है। इसमें कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें फेडरल और प्रोविंस जो है ना अब 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना दोनों जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी और क्रिमिनल प्रोसीजर और लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें जो है ना ये प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट ये दोनों जो है ना वो लेजिस्लेशन कर सकती हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है ना फिर प्रिवेल कर जाती है इस लिस्ट की वजह से। तो प्रोविंस जो है ना ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये कंकरेंट लिस्ट जो आपने 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना ये आई है, इसको भी खत्म करें। तो उसके बाद जो है ना ये इनफॉर्मल वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीएम जब अपना ओथ उठाएगा उसके 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये इसको लाजमी तौर पर ये इसकी वो बनाएगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जो है ना लाजमी तौर पर अपने ओथ टेकिंग के बाद जो है ना वो उसको तश्कील देगा। अब इसके ना 8 मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, 4 फेडरल से होते हैं और 4 जो है ना प्रोविंस से होते हैं। अब फेडरल जो है ना वो कोई भी वो डोमिनेट कर जाता है, अगर उसको जो है ना सिर्फ एक वोट की जरूरत होती है, किसी एक सूबे को अपने साथ मिला ले, 5 हो जाते हैं, तो वो किसी आसानी से जो है ना वो दूसरे सूबे के जो है ना वो सुपरसीड कर जाता है। अब इसके जो है ना वो इसके लिए ये भी चैलेंज है, क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं प्रोविंस कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो इनहांस करें, क्योंकि आप सुपरसीड कर जाते हैं एक को मिलाकर तो इस हवाले से ये भी चैलेंज है 18th अमेंडमेंट के बाद उसको। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एनएफसी जो है ना अंडर कॉम्प्लेक्स फिजिकल डिजाइन 18th अमेंडमेंट के बाद जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनएफसी अवार्ड जो है ना ये ज्यादा तो दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते। अब कुछ टैक्स इन्होंने जो है वो ट्रांसफर किए हैं, तो जो करंट चल रहा है आई थिंक 8 एनएफसी चल रहा है, वो ओवर टाइम्ड हो गया है। तो इसको जो है वो प्रोविंस ये डिमांड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि हमारा जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो हिस्सा है ना वो इसको इनहांस करें। तो एक डेडलॉक जो है ना वो क्रिएट हुआ है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, 18th अमेंडमेंट के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एनएफसी अवार्ड जो है ना वो उससे कम तो नहीं दे सकते, उससे ज्यादा दे सकते हैं। तो प्रोविंस जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा टैक्स जो है ना वो एनएफसी के जरिए से वो बढ़ाएं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए 18th अमेंडमेंट के बाद ये भी चैलेंज है। उसके बाद ये प्रोविंसेस टू सीक फॉरेन लोन्स अंडर 18th अमेंडमेंट। जब ये प्रोविंस जो है ना ये लोन लेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट करेगी कि उनकी जो वो मलकियत, उनके एसेट जो है ना वो प्लाज करेगी। तो इंटरनेशनल लोन जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा बार है कि उनको जो है ना अपने वो नहीं है वेल, ना ही मोटिवेटेड है। तो प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये भी चैलेंज है कि जैसे उन्होंने सेल टैक्स जो है ना वो अंडर 18th अमेंडमेंट प्रोविंस को दे दी है, तो उसको टैक्स कलेक्ट करने के में कोऑर्डिनेशन जो है ना उसको कोऑर्डिनेट करना ये इसको प्रोविंस को ये भी चैलेंज है उसके लिए। अब इसकी रेमेडीज जो है ना ये कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल चैलेंज की सबसे पहले नंबर पे तो वो डिमांड जो कर रहे हैं न्यू प्रोविंसेस की, वो न्यू प्रोविंसेस क्रिएट किए जाएं। और रोल फिजिकल मैटर्स में रोल ऑफ सेनेट जो है उसको इंक्रीज किया, क्योंकि सेनेट के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है। पंजाब के जो है ना नेशनल असेंबली के अंदर जो वो ज्यादा मेंबर हैं, ये पीके के थोड़े से अस्सलाम कम है। वालेकुम। उसके आपने बाद प्लीज जो जो है ना आपका ये जो माइक है ना उसको डबल प्रेस करें ना, जो सबसे एंड पे माइक्रोफोन जो हेडफोन जो हम सर पे लगाते हैं उसकी शक्ल बनी होगी।
चले कोई नहीं। अच्छा मैं सर बस कैरी थोड़ा करूं? सा रह गया। जी जी। अच्छा सर, पॉलिटिकल जो है ना चैलेंजेस, उसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं? पॉलिटिकल चैलेंजेस की रेमेडी ये हो सकती है कि न्यू प्रोविंसेस जो है ना उसको वो क्रिएट किया जाए। जितने प्रोविंसेस क्रिएट होंगे तो वो जो है ना नीचे तक पावर जाएगी। और फिजिकल जो है ना मैटर्स, सेनेट का रोल जो है ना वो उसको इनहांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए, क्योंकि सेनेट के अंदर नुमाइंदगी जो है ना वो सूबों की ज्यादा होती है। किसी भी मैटर के अंदर वो सेम जो है ना इक्वल होते हैं उसके मेंबर। तो किसी भी सूबे के अगेंस्ट जो है ना वो बिल पास होना, तो उसमें वो अपना अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं, रोल अदा कर सकते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो प्रोविंशियल सेल्फ गारंटी जो है ना उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो उसको प्लाज करवाना पड़ता है प्रोविंस को अंडर 18th अमेंडमेंट के लिए लोन लेने के लिए। तो इकोनॉमिक हवाले से वो उनकी जो सेल्फ गारंटी जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट को जो वो जो रेवेन्यू शेयर है ना वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस जो है ना, ये प्रोविंसेस जो होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं मैटर, उसके अंदर इतने ज्यादा जो है ना लेट कर देते हैं, देर कर देते हैं कि कुछ मामला तो होता है बड़ी जल्दी करने वाले। तो वो टैक्सेस जो है ना वो ब्लैकमेलिंग पे लगे रहते हैं प्रोविंसेस भी। तो इस हवाले से फिर जो है ना जो रेवेन्यू शेयर जो है ना वो कॉमन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के परफॉर्मेंस पे बेस पे जो है ना वो उसको लिंक कर देने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये जो है ना अगर आप इसमें सही तरह से परफॉर्म करोगे तो फिर हम रेवेन्यू आपको जो है ना वो शेयर करेंगे। उसके बाद जो है ये एनएससी का अवार्ड जो है ना ये एक तो नया करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे अगर नया कर रहे हैं तो वो नीड बेस्ड जो है ना वो उसके अंदर वो अजम्पशन जो है ना वो लाजमी तौर पर करनी चाहिए। अच्छा ये तो थी चैलेंजेस। पहले मैंने थोड़ा सा बताया उस हवाले से 18th अमेंडमेंट के हवाले से। उसके बाद 18th अमेंडमेंट के अंदर हुआ क्या क्या है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंजेस क्या क्या थे। अब अगर जो चैलेंजेस ये नहीं खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा क्या? एक तो पॉलिटिकल, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। मुल्क जो है ना वो पॉलिटिकली मुस्तकम हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे एक मैकेनिज्म जो है ना अच्छे तरीके से वो बोथ हाउसेस से वो कंसल्टेशन से जजेस आएंगे। तो एक इनका एक वेल जो है ना वो मैनर तरीके से मेरिट को जो है ना वो रखा जाएगा, मलूज़े खातर रखा जाएगा। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी भी एक मेरिट पे वो काम करेगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो 18th अमेंडमेंट अगर हम उसको सही तरह से ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कर देंगे तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बेहतर तरीके से हो जाएगी तो फिर अ, इतने ज्यादा जो है ना ये क्लेम नहीं करेंगे ये प्रोविंसेस जो है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये चीजें जो है ना चैलेंजेस ये दूर हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो प्रमोट हो जाएगी। अच्छा चले उसके बाद राशिद साहब एक मिनट। अच्छा ये हमारे पास ना कुछ सेकंड रह गए हैं, उसके बाद ना ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो एक आधा मिनट लगेगा, नया सेशन हमारा शुरू होता है, तो फिर हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा सर, उसके बाद अट्रैक्शन जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर ये चीजें सारी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ग्रीवेंसेस जो है ना उनके दूर हो जाएंगे 18th अमेंडमेंट के बेस पे जो है ना राइज हुए में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्शन उसमें पैदा हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक की इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।